आती है रेस्पिरेशन, तो एक नाम आता है ब्रीथिंग। दोनों ही ऑलमोस्ट सुनने से समझने से एक जैसे लग रहे हैं और होते भी ऑलमोस्ट एक ही है। ब्रीथिंग कहते हैं नॉर्मली गैसेस का इनटेक करना, मीन्स ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल कर देना, ये हम ब्रीथिंग कहते हैं। उसी ब्रीथिंग को हम एक और नाम देते हैं एंड दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा का मतलब हुआ यहाँ पे हमारे पास आउटसाइड दी सेल, और इसी चीज का हमने नाम लिखा है क्या, ब्रीथिंग। ये तो नॉर्मली ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, लेकिन एक वो फिनोमिना, एक और वर्ड आता है व्हिच इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, या अगर मैं सिंपली क्लासिफाई करूं तो ये कहलाया जाएगा इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन। और इसका मेन मकसद गैसेस का एक्सचेंज होना नहीं है, बल्कि जो भी आपने फूड इनटेक किया वो फूड हमेशा होता है पॉलीमर फॉर्म में। वो डाइजेशन के बाद, आपकी पूरी डाइजेशन होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोनोमर में। सपोज आपने रोटी टेक की और उस रोटी के अंदर मौजूद है क्या, स्टार्च। जब वो डाइजेशन से गुजरा तो सारा स्टार्च कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। अब वो ग्लूकोज मूव करेगा सेल के अंदर, और वहां जाने के बाद जो भी आपने ब्रीथिंग की है यानी सांस लिया, उसके नतीजे में ऑक्सीजन आया, इन दोनों चीजों का आपस में रिएक्ट करना एंजाइम्स की मदद से और फॉर्मेशन होना मेन एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एज अ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज होना। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये हो रही है हमेशा इनसाइड दी क्या, सेल। तो इस वाले क्वेश्चन में टॉपिक में हमने ब्रीथिंग नहीं पढ़नी, हम जो अब पढ़ने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स के क्वेश्चन में वो कहलाया जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसका सिंपल सा मतलब है एनर्जी का बनना किधर से, फ्रॉम दी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसमें दो बातें हुई, या तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में या फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अगर ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, प्रेजेंस में हो, तो इस वाली को हम नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर यही काम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा हो तो ये कहलाया जाएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये है इस सेलुलर रेस्पिरेशन की टोटल डिस्कस हमने दोनों ही करनी है, एरोबिक भी पढ़ेंगे हम और एनारोबिक भी पढ़ेंगे। हमने अभी एक अदर टर्म डिस्कस की विच इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे मेन सिंथेसिस होना एनर्जी की, लेकिन वो एनर्जी की फॉर्मेशन हो कि जो भी हमने फूड इनटेक किया उसको ब्रेक डाउन करके, जैसे हमने कहा क्या चीज़ इनटेक करी थी, ग्लूकोज, उससे ब्रेक डाउन करके जो हम एनर्जी लेंगे या बॉडी को मिलेगी वो कहलाई जाएगी सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा, अब इसका मेन मकसद होता है फॉर्मेशन होना के चीज़ की एनर्जी। अब एनर्जी हमारे पास है दो टाइप्स की, या यूं एक अदद नाम आता है नोन एज एटीपी, और एक और हम नाम मेंशन करते हैं नोन एज NADH। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एटीपी को आम तौर पे हम कहते हैं एनर्जी की कैश फॉर्म, एक सिंपली हमने नाम दिया, ये कहलाई गई है एनर्जी की कैश फॉर्म, और NADH को नाम दिया जाता है एनर्जी की चेक फॉर्म। कभी भी अगर आप किसी भी जनरल स्टोर पे जा रहे हैं कोई चीज़ खरीदने, तो चेक दे के आप वहाँ से वो चीज़ नहीं खरीद सकते। हाँ, अगर कैश देंगे तो आप आसानी से चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन चेक के लिए पहले आपको उसको कैश करवाना पड़ेगा, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी।
तो इस प्रोसेस में विच इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें हमारे पास दो चीजें फॉर्म्ड होंगी, एक एटीपी तो दूसरी कहलाई जाएगी NADH2। एटीपी मिल रही है तो वो डायरेक्ट कैश है, बॉडी उसको इस्तेमाल करेगी जहां जहां एनर्जी की जरूरत है। लेकिन अगर NADH2 मिलेगी तो इसी प्रोसेस में वो सबसे पहले कैश होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और यही काम हमारे पास इस प्रोसेस में होगा। लेकिन अब अगर हम कैश की बात कर रहे हैं या इन सारों की चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो अब उस प्रोसेस के लिए हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। वो हमने कहा दो टाइप्स का है, एरोबिक एंड एनारोबिक। दोनों में ही, चाहे एरोबिक हो एनारोबिक का प्रोसेस हो, दोनों में जो स्टेप या प्रोसेस कॉमन है, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। अब दोनों में क्यों कॉमन है? क्योंकि इस प्रोसेस को होने के लिए जरा बराबर भी नीड नहीं होती किसकी? ऑक्सीजन। तो चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, एरोबिक हमने नाम दिया जो ऑक्सीजन होगा तो एनर्जी फॉर्म्ड होगी, और दूसरी चीज वो जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वो भी उसके जरिए भी हमारे पास एनर्जी मिलेगी। लेकिन फर्क क्या है उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन हो या ना हो या प्रोसेस हो जाएगा। तो इस वजह से चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, दोनों में ही ये वाला प्रोसेस कॉमन होता है। और दूसरी चीज, होता किस जगह है? तो सेल में ये अकर होता है हमारे पास साइटोसोल में या फिर साइटोप्लाज्म में। अब नाम क्या है वो भी हमने देखना है, फिर हम स्टेप की तरफ भी जाएंगे आगे। ग्लाइको वर्ड रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज को, और लाइसिस वर्ड का मतलब होता है ब्रेक। तो ऐसा फिनोमिना जहां हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, जिसमें होते हैं तकरीबन 6 कार्बन, उसको ब्रेक करेंगे 3 कार्बन वाले कंपाउंड में, डेट विल बी नोन एज पायरुविक एसिड। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फाइनली हमें देगा तकरीबन 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। अब सवाल है प्रोसेस होगा कैसे? तो इस प्रोसेस को हमने 2 स्टेप में बांट दिया। एक कहलाया जाएगा एनर्जी इन्वेस्टिंग, दूसरा कहलाया जाएगा एनर्जी यील्डिंग। इन्वेस्टिंग का हम एक और नाम देते हैं नोन एज प्रिपरेटरी फेज, और एनर्जी यील्डिंग का हमने एक और नाम दिया नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज। अब इन्वेस्टिंग से क्या मुराद? मेन रेस्पिरेशन होने का मकसद है एनर्जी हासिल करना, वो एनर्जी आपकी मेन प्रॉफिट है। अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि सपोज अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मकसद है आखिर में हमें क्या मिले? प्रॉफिट, फायदा। लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए शुरू में हमें उसमें क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट। सेम एज इट इज आपकी रेस्पिरेशन का मेन मकसद एनर्जी हासिल करना, वो प्रॉफिट है। तो अगर आप चाह रहे हैं प्रॉफिट आपको मिले, तो आपको शुरू में एनर्जी को ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से इस फेज में ग्लाइकोलाइसिस में हमने 2 हिस्सों में बांटा। पहला है एनर्जी इन्वेस्टिंग, जहां हम एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा फेज आएगा विच विल बी नोन एज एनर्जी यील्डिंग। अब स्टार्ट कहां से करते हैं? तो हमारे पास है सपोज खाना खाया, खाना पूरा डाइजेस्ट हुआ, पॉलीमर फॉर्म से कन्वर्ट हुआ मोनोमर फॉर्म में, और आपके पास सबसे पहला कंपाउंड बना हुआ है विच इज नोन एज ग्लूकोज। मॉलिक्यूल एक है फिलहाल, कितने कार्बन वाली शुगर है? तो ये होती है 6 कार्बन वाली, और फिल वक्त ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं स्टेबल है या फिर अनरिएक्टिव है, मीन्स सोया हुआ है। एग्जाम्पल आप अपनी खुद की लें, अगर आप सोए हुए हैं और अब आप उठे हैं नींद से, तो इनिशियली तौर पे आप में एनर्जी कम है, आप चाह रहे हैं आप पूरे एक्टिव हो जाएं, तो उसके लिए आपको कोई ऐसी चीज इनटेक या कंज्यूम करनी पड़ेगी ताकि आप फ्रेश हो जाएं और एक्टिव हो जाएं, एक सिंपल अल्फाज में नींद से जाग जाएं। सेम एज इट इज ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फिलहाल अनरिएक्टिव है, सोया हुआ है। इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करवाने के लिए हमें इस मॉलिक्यूल को जगाना पड़ेगा, और जगाने के लिए हमें इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एनर्जी।
तो पहले स्टेप में यहां पे होगी इन्वेस्टमेंट, मींस एक अदद मॉलिक्यूल आएगा एटीपी का और हम यहां पे कर रहे हैं इन्वेस्ट। एटीपी का मॉलिक्यूल इधर आके दे के जाएगा फॉस्फेट, तो ये मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट। एटीपी आई, टूट गई किसमें, एटीपी और फॉस्फेट, वो फॉस्फेट इसमें शामिल हुआ। अगर हम स्ट्रक्चर देखें 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, ये सिंपल ग्लूकोज था, लेकिन जब इधर से फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ तो 6 वाले कार्बन पे लगा। अब यही मॉलिक्यूल कहलाया जाएगा ग्लूकोज। फॉस्फेट है 6 वाले पे, तो इट विल बी नेम एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक अदद स्ट्रक्चर ये कंपाउंड बन गया। अब इसके आगे के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब को प्रोसीड करवाने के लिए आपकी बॉडी में वो एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि ग्लूकोज पे एक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता वो हैं जो कि ग्लूकोज के एक अदद आइसोमर पे काम करें, और ग्लूकोज का आइसोमर होता है फ्रक्टोज। तो अब एक अदद एंजाइम आएगा विच विल बी नोन एज आइसोमेरेज। वो आइसोमेरेज एंजाइम ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा उसके आइसोमर में, मींस यहां पे आइसोमर चेंज होगा। तो अब ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो चुका है दूसरे मॉलिक्यूल में विच विल बी नोन एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। कार्बन अभी भी 6, क्योंकि ये वही हमारे पास शुगर है जो कि 6 कार्बन वाली है और 6 पे अभी भी क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट। अच्छा, अभी अभी हमने कवर किया, कंपाउंड बनाया कौन सा, नोन एज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जैसे ही ये कंपाउंड बना, फ्रक्टोज और ग्लूकोज कौन हुए भाई, एक दूसरे के आइसोमर्स थे। क्यों कन्वर्ट हुए आइसोमर्स में, क्योंकि आगे के एंजाइम्स ग्लूकोज पे एक्ट करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो हैं किस पे एक्ट करने वाले, फ्रक्टोज। इस वजह से अब आगे की कहानी इसको लेते हुए चलेगी। अच्छा, ये मॉलिक्यूल भी इनिशियली तौर पे हो चुका स्टेबल, मींस हो गया। अब अगर इसको भी जगाना है तो भाई इधर भी लानी पड़ेगी एनर्जी, और इधर आएगी कौन, एटीपी। ये भी एक तरीके की हुई इन्वेस्टमेंट। एटीपी आई, इधर एक अदद फॉस्फेट देके गई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 पे पहले से फॉस्फेट, इधर से जो फॉस्फेट आया वो आके अटैच हो गया इस पे। अब ये एटीपी नहीं रहा, ये बन चुका है एडीपी। और अब इस वाले स्ट्रक्चर को नाम देंगे फॉस्फेट कौन से कार्बन पे भाई, फर्स्ट पे भी है और 6 पे भी है। स्ट्रक्चर कौन सा है अभी भी, फ्रक्टोज। तो ये कहलाया जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब ये एक अदद कंपाउंड बन गया। अब जो मेन हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं डेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक। अभी कोई चीज टूटी नहीं है। अब इस स्टेज पे, इस स्टेप पे मैन क्लैरिफाई होगी कि हाँ क्या ब्रेक डाउन होगा। तो अब एक अदद एंजाइम आएगा, वो इन 6 कार्बन वाली शुगर को ब्रेक कर देगा। अब जब ये 6 कार्बन वाली शुगर 2 में टूटी तो एक बनी 3 कार्बन वाली शुगर, दूसरी भी बनी 3 कार्बन वाली शुगर, 1 2 3, तीसरे पे है फॉस्फेट, तीसरे पे है फॉस्फेट, और 3 कार्बन वाली शुगर अगर उसमें अल्डिहाइड है तो वो कहलाई जाएगी ग्लाइसिरिल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। शॉर्ट नेम लिख सकते हैं हम G3P। एक बनी अल्डिहाइड वाली शुगर तो दूसरी कन्वर्ट होगी कीटोन में, विच विल बी नोन एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक अदर नाम ये आया DHAP। इस स्टेज तक हमारे पास मुकम्मल होता है प्रोसेस विच इज नोन एज एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। आपने जितनी इन्वेस्ट करनी थी कर दी, और इसी फेज को हमने नाम दिया एक और नोन एज प्रीपरेटरी फेज। अब इसके आगे का जितना भी फिनोमेना है, प्रोसेस है, वो कहलाया जाएगा एनर्जी यील्डिंग, या एक और नाम देंगे नोन एज ऑक्सीडेटिव। लेकिन अब ये जो 2 कंपाउंड बने, ये दोनों भी
एक दूसरे के कहलाए जाते हैं आइसोमर के। ये वाला इसमें इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, DHAPV जो है आसानी से इसमें कन्वर्ट हो सकता है। फिलहाल दोनों के मॉलिक्यूल से एक एक, आगे की जितनी कहानी है वो इस मॉलिक्यूल पर डिपेंड है, क्योंकि आगे फर्दर जो एंजाइम्स इस्तेमाल होंगे वो इसके ऊपर एक्ट करने वाले नहीं है, बल्कि किस पे हैं, इस पे। तो ये आगे रिएक्शन में नहीं चल सकता। तो इधर काम सिर्फ एक होगा आइसोमेराइजेशन का, कि एक एंजाइम आएगा वो इस मॉलिक्यूल को भी कन्वर्ट कर देगा इसमें, और इसी में एंजाइम मुलव्विस है, डेट इज नोन एज आइसोमेरेज। पहले दोनों एक एक मॉलिक्यूल थे, अब DHAP वाला कन्वर्ट हो चुका है इसमें, तो अब कुल टोटल ये मॉलिक्यूल है नोन एज ग्लाइसेरिल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये हैं टोटल कितने मॉलिक्यूल, 2। अब तक जो हमने कवर किया था उसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप तक हमने एक अदद कंपाउंड बनाया नोन एज ग्लिसरल अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अच्छा याद रहे हम पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, जहां एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करेंगे पायरुविक एसिड में। यहां फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, हमने उसको लाना है पायरुविक एसिड यानी कार्बोजाइलिक एसिड में। लास्ट टाइम उससे पहले वाले लेक्चर्स में जब हमने कैल्विन साइकिल वगैरह को कवर किया तो वहां पे एक अदर जस्ट ओवरव्यू दिया था कि अगर आप अल्डिहाइड से या यूं कह लें कि एसिडिक ग्रुप से अल्डिहाइड पे आना चाह रहे हैं तो उधर होती है हमारे पास रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अल्डिहाइड ग्रुप से चीज बन जाए एसिडिक में, तो इधर उसका उल्टा प्रोसेस होगा, डेट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन से मुराद है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब आएगा एक अदद, एक तो नहीं 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 ही आएंगे नोन एज NAD+। इसमें से निकाल के ले जाएंगे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन निकल गए तो इसी प्रोसेस को हमने नाम दिया है ऑक्सीडेशन। इस वजह से ये सेकंड स्टेप कहलाया जाता है नोन एज ऑक्सीडेटिव फेज ड्यू टू इस वजह से। अब NAD+ में जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकला इसने लिया तो ये बन चुका है NADH2। ये भी हमारे काम की चीज है, काम की चीज से मुराद है ये एनर्जी की कहलाई जाएगी चेक फॉर्म। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकला तो भाई वैलेंसी क्रिएट हुई, उस वैलेंसी को एंजाइम खुद फिल करेगा, वहीं साइटोप्लाज्म से 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उठाएगा और इधर ऐड करवा देगा। पहले सब पे एक एक फॉस्फेट लगा हुआ था, तीसरे कार्बन पे स्ट्रक्चर कुछ ये था, फिलहाल 1 2 3, तीसरे पे एक फॉस्फेट था। इसी स्टेप में एक फॉस्फेट आ गया क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो वो फॉस्फेट आया फर्स्ट कार्बन पे। मॉलिक्यूल अभी भी 2 हैं लेकिन अब अल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहा, अब ये बन चुका है एसिडिक ग्रुप और 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तो ये कहलाई जाएंगे 1 3, क्योंकि फर्स्ट पे भी है थर्ड पे भी है, बाय फॉस्फो क्योंकि 2 हैं, और अब इसका नाम बन चुका है नोन एज ग्लाइसेरिक एसिड। ये अब एक अदद कंपाउंड बन गया। अच्छा अब रिएक्शन यही नहीं रुका, जो फॉस्फेट ऐड किए थे ताकि वैलेंसी फुलफिल की जाए और उसको एक्टिव रखा जाए, काम उनका मुकम्मल। अब इस स्टेज पे बारी आएगी कि जो हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी अब हमारा है कि हम उससे प्रॉफिट निकालें। तो प्रॉफिट के लिए हम क्या चाहेंगे, क्या चीज की फॉर्मेशन हो, एनर्जी की। एनर्जी बनाने के लिए इधर आएंगे 2 मॉलिक्यूल डेट विल बी नोन एज ADP और इधर से निकाल के ले जाएंगे एक एक फॉस्फेट। तो अब यही स्ट्रक्चर ऐसे हो गया 1 2 3, पहले पे फॉस्फेट था, फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हुआ, ADP में शामिल हुआ, अब यहाँ पे बन चुकी हैं 2 ATP। इस स्टेज पे आपने यील्ड की है क्या, एनर्जी, और ये है कौन सी फॉर्म, कैश। जब एक फॉस्फेट निकल गया तो अब इसी स्टेज पे हम इसको नाम देंगे हैं 2 ही मॉलिक्यूल, अब ये कहलाया जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड। अब इसी को और आगे हम रिएक्शन में कंटिन्यू करें। कंपाउंड बन चुका है, 2 ही मॉलिक्यूल हैं, कहलाया गया कौन सा, 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक
ग्लाइसरिक एसिड। फिलहाल एक कार्बन, दो कार्बन, तीन फॉस्फेट है थर्ड पे। अब एक एंजाइम आएगा, वो फिलहाल यूं कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम कौन से कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपके इस लेवल पे नहीं याद रखने। रिएक्शंस और एटीपी कहाँ किस स्टेज पे बन रही है, NADH वगैरह कितना बन रहा है वो याद रखना है। तो 1 2 3 तीसरे पे फॉस्फेट है। अब एक एंजाइम आया, उसने थर्ड से फॉस्फेट निकाल के लगा दिया सेकंड पे। मॉलिक्यूल अभी भी सेम है बट पोजीशन ऑफ फॉस्फेट चेंज। अभी कहलाया जा रहा था 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, अब ये कहलाया जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। रिएक्शन और फर्दर प्रोसीड करेगा। अब सपोज इसी को हमने कहा कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, सेकंड पे लगा हुआ है फॉस्फेट। सिर्फ समझाने के लिए कि सपोज कर लो इधर OH है और इधर H है। एक कार्बन से निकला H, एक से निकला OH, मीन्स क्या रिमूव हो गया, वाटर। दो मॉलिक्यूल थे तो दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज, दोनों में एक एक वैलेंसी क्रिएट हुई। OH निकला, HI निकला। अब उसकी जगह वैलेंसी फुलफिल करने के लिए फॉर्म करेंगे डबल बॉन्ड। तो अब ये 2-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड नहीं कहलाया जाएगा, अब ये कहलाया जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, क्योंकि हमने कहा मेन ग्लाइकोलाइसिस में हम एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होने से कंपाउंड बना फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। इनोल क्यों कह रहे हैं, EN रिप्रेजेंट करता डबल बॉन्ड, OL रिप्रेजेंट करता OH जो कि यहाँ मौजूद होगा, इस वजह से ये इनका नाम है इस वाले पे। अच्छा, अब एक आखिरी हमारा प्रॉफिट, दो मॉलिक्यूल आएंगे ADP के, यहां से निकाल के ले जाएंगे फॉस्फेट। अब जो स्ट्रक्चर बना, दो ही मॉलिक्यूल है अभी भी, फॉस्फेट जैसे ही निकला तो दो चीज फॉर्म्ड हो चुकी हैं ATP की। अब कंपाउंड जो रह गया दैट विल बी नोन एज पाइरुविक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और फाइनली मौजूद है COOH। ये है पाइरुविक एसिड का। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने फाइनली ब्रेक डाउन कर दिया है दो मॉलिक्यूल किसमें, पाइरुविक एसिड में। लेकिन इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद मेन रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस का क्या निकला वो अगर हम देखें, हमने रिएक्टेंट्स में क्या इस्तेमाल किया था भाई, एक अदद था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और इन्वेस्टमेंट की थी दो एनर्जी की, यानी दो रखे थे हमने क्या, ATP इन्वेस्टमेंट थी। जब रिएक्शन पूरा मुकम्मल हुआ तो क्या क्या मिला हमें, दो मॉलिक्यूल हमें मिले हैं पाइरुविक एसिड के, साथ में ATP कितनी मिली हैं, दो यहां और दो मिली हैं हम इस स्टेज पे। तो कितनी हो गई कुल टोटल, 4 ATP। और एक और फायदे की चीज जिसको हमने कैश तो नहीं चेक फॉर्म कहा है, दैट इज नोन एज NADH2। ये भी हमें दो मिले, दो NADH2। तो ये है इसका कुल ओवरऑल प्रोडक्ट और ये है इसके रिएक्टेंट। बट सवाल है फायदा कितने का हुआ। मेन हमने इस प्रोसेस में मालूम क्या करनी थी, क्या निकालनी थी, एनर्जी। इन्वेस्टमेंट करी थी दो एनर्जी, दो ATP और टोटल मिली कितनी हमें, 4। इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि आपने कोई एक बिजनेस शुरू किया, उसमें आपने 2 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, आखिर में आपको 4 रुपए मिले, लेकिन आपका फायदा उसमें कितने का हुआ, 2 रुपए का। तो 2 ATP आपने इस्तेमाल की, मिली आपको कितनी, 4 ATP। तो जो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट वाली जो ATP है वो इस रिएक्शन की कितनी है, 2 ATP। यहां पे मुकम्मल होता है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस।